हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को भाई हम लोग करा रहे हैं अध्ययन फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे अनसॉल्व पेपर का, और इसके अंदर आप लोगों को एक एक प्रश्न को हल कराया जा रहा है ताकि आप लोग बेटा बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर पेपर करके आए। और फिजिक्स केमिस्ट्री को आप लोग बस 2024, 25 और 23 के अनसॉल्व पेपर लगा लीजिएगा, आपको कहीं भी समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। 24 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को, 25 के आंसर पेपर करा रहे हैं और उनसे संबंधित जो 2025 के आंसर पेपर कराए जा रहे हैं, इसमें बेटा आप लोगों का जो प्रश्न है वो तो प्रश्न करा ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न जितना इससे अधिक बनने की संभावना होती है वह भी बेटा कंप्लीट करा दिया जा रहा है, ताकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठे तो आपको यह एहसास ना हो कि हमने यह प्रश्न नहीं पढ़ा था। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहती है कि भाई यहां पर ये जो अपना छोटा सा परिवार है, इस छोटे से परिवार को बड़ा परिवार बनाने के लिए आप लोग महत्वपूर्ण योगदान दें, ताकि जब ये परिवार अपना बड़ा होगा तो अपने और भी भाई बहन है इस चैनल पर जुड़कर अनसॉल्व पेपर को आसानी से हल कर सकें। उसके बाद अगले सत्र से बेटा इस चैनल पे आप लोगों को निरंतर क्लासें मिलेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों की। चलिए आगाज कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 में का ड़। घातक कंप्लीट करा लिए थे, अब ड़ प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है भाई, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। भाई यहां पर क्या है कि संपर्क में रखे, 5वें का ड़ प्रश्न है। क्या बोल रहा है? संपर्क में रखे दो लेंसों की, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्या निकालनी है? संयुक्त फोकस दूरी। चलिए मान लिया कि आपने पहली बार जब दोनों लेंस रखे थे, वो दोनों के दोनों संपर्क में रखने वाले लेंस थे, वे दोनों उत्तल थे। आपने दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे और वो दोनों के दोनों कौन से वाले लेंस थे? उत्तल लेंस थे। तो पहला नंबर 1, जब दोनों उत्तल लेंस हो, जब भाई दोनों के दोनों भाई कैसे हो? उत्तल लेंस हो। समझिए उत्तल लेंस क्या है भाई? बीच में तो मोटा होता है, बीच में कैसा होता है? मोटा, और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। यहां पर बेटा ये रहा हमारा पहला उत्तल लेंस, इसके संपर्क में रख दिया ये दूसरा उत्तल लेंस। क्लियर? कौन सा रख दिया? दूसरा उत्तल लेंस। पहला उत्तल लेंस L1, दूसरा उत्तल लेंस L2। यह इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक समझना यहां पर मुख्य अक्ष पर रखी हुई है वस्तु। अब इस वस्तु से बेटा प्रकाश की किरणें जाएंगी पहले लेंस में। जब वस्तु से प्रकाश की किरण पहले लेंस में गई तो यह लेंस अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बेटा कहां बनाता है? आई डैश पे बनाता है। कहां बनाता है? आई डैश पे। तो भैया इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस ने बेटा कहां बनाया है? आई डैश पर। लेकिन हुआ क्या? इसके संपर्क में रखा हुआ है दूसरा लेंस, तो दूसरा लेंस संपर्क में रखने के कारण यह बेटा प्रतिबिंब आई डैश पे न बनकर, यह प्रतिबिंब आई डैश पे न बनकर यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई? आई पर। कहां बन रहा है? आई पर। क्या बताया? समझिए समझिए, यहां पर भाई दो लेंस संपर्क में थे। अगर एक लेंस, पहला लेंस था, वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी हुई है वस्तु, यहां से प्रकाश की किरण गई, ये पहला वाला लेंस प्रतिबिंब कहां बना रहा? कहां बनाता? अगर एक ही लेंस होता तो प्रतिबिंब कहां बनाता? आई डैश पे। लेकिन इसके संपर्क में रख दिया दूसरा लेंस, तो दूसरा लेंस रखने पर यह प्रतिबिंब बेटा आई डैश पे न बनाकर कहां बनाता है? आई पर बनाता है। कहां पर बनाता है? आई पर। अब होगा क्या? जो पहले लेंस से जो बिंदु O है, ये बेटा पहले लेंस से वस्तु की दूरी हो जाएगी। पहले लेंस से क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई? B डैश पे। वस्तु को U से, प्रतिबिंब को B से। लेकिन
दूसरे लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई पर, और यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, बी। अब दूसरे लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए वस्तु का कार्य यू और प्रतिबिंब का कार्य बी डैश करेगा, लेकिन दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब तो बन रहा है आई पर, लेकिन वस्तु का काम कौन करेगा, वस्तु का काम करेगा इस पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है वह दूसरे वाले लेंस के लिए कार्य करता है वस्तु का, कार्य करता है किसका, वस्तु का। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 परस्पर संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। ये संयुक्त लेंस वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनाते हैं, आई पर बनाते हैं। क्लियर? आप लोगों ने बेटा लेंस का सूत्र पढ़ा होगा, क्या, लेंस के सूत्र से, भाई लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो लेंस का सूत्र बेटा क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है? अब समझो, अब यहां से सबसे पहले लेंस पहले के लिए यानी L1 के लिए, L1 के लिए, चलिए L1 के लिए क्या, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2, तो 1/f, तो पहले लेंस की फोकस दूरी बेटा f1 बराबर 1/b, पहले लेंस का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पहले लेंस का प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पे, और वहां तक की दूरी कितनी है, b डैश, माइनस u, पहले लेंस के लिए वस्तु कहां रखी हुई है, बिंदु O पर, पहले लेंस के लिए वस्तु कहां रखी हुई है, बिंदु O पर, और बिंदु O तक की दूरी कितनी है, u, 1/u, समीकरण नंबर 1। ठीक, चलिए इसे या एक काम करिए, इसे समीकरण 1 और इसे 2। इसी प्रकार लेंस 2 के लिए, लेंस 2 के लिए लगाओ 1/, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर 1/b, दूसरे लेंस का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई पर, आई तक की दूरी कितनी है, b, माइनस 1/, यहां पर दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम, पहले लेंस का जो ये प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और वस्तु बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर ये दूरी कितनी है, b डैश, तो आप लिखो b डैश, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या करो, समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। आप बोले सर हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर LHS जोड़ते हैं और RHS जोड़ते हैं। चलिए इसकी LHS में देखा गया 1/f1 और इसकी LHS में 1/f2, तो LHS को जोड़ दो बराबर, अब RHS, इसकी RHS में 1/b माइनस 1/u, इसमें जोड़ो 1/b माइनस 1/b डैश। ठीक है, चलिए अब इसको बेटा खोल देंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, कोष्टक हटाएंगे 1/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b डैश। आप बोले सर ये तो प्लस का मान है और ये माइनस का मान है, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा कौन, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/b प्लस का है तो पहले लिख लो माइनस 1/u, इसे बाद में लिख लो। क्लियर,
इसको हमने पहले इसका पहले लिख लिया, माइनस वाले बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब होगा क्या, आप जाओ बेटा समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या देखोगे, समीकरण 1 से देखोगे कि भाई इसमें देखना 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u बराबर किसके हो जाएगा, 1/f। तो यहां से हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। क्लियर। तो ध्यान रखना, जब दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं तो उनकी बेटा जो संयुक्त फोकस दूरी होती है वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसी के आधार पे हम निकाल सकते हैं, जब दोनों बेटा अवतल लेंस हो, जब एक उत्तल और एक अवतल लेंस हो। क्लियर। अब यहां पर बेटा अगर हम पूछे दूसरा स्टेप, दूसरी कहानी है कि जब दोनों अवतल लेंस हो, भाई जब दोनों के दोनों अवतल लेंस होंगे तो अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस में फोकस दूरी भाई कैसी होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। तो आप बोले सर F1 भी ऋणात्मक हो जाएगा और F2 भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो लगाइए, तो 1/F1 भी ऋणात्मक प्लस 1/F2 ये भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, बराबर 1/F। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस के 1/F1 प्लस माइनस माइनस के 1/F2 बराबर 1/F। ठीक है। आप लासा लेना चाहोगे ले सकते हो, F1 F2 लासा आ जाएगा, F1 से F1 कैंसिल, बचेगा माइनस का F2, माइनस का चिन्ह है, F2 से F2 कैंसिल, बचेगा कौन, F1 बराबर 1/F। जब आप बेटा इसको पलट दोगे तो पलटने पर क्या होगा, तो यहां पर F बराबर हो जाएगा F1 F2 बट्टे माइनस के F2 माइनस के F1। ये बेटा जब दोनों के दोनों कैसे लेंस हो, अवतल लेंस हो। अब क्या होगा, एक उत्तल लेंस हो और एक अवतल लेंस हो, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक। चलिए पहले इसको नोट करिए, इसके बाद आगे समझा रहे हैं, नोट करिए यहां पर। चलिए भाई थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट है भाई कि एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस हो, तब मान लिया दोनों के दोनों उत्तल थे तब देख लिया फोकस दूरी, दोनों के दोनों अवतल थे तब फोकस दूरी देख ली। अब एक अवतल हो और एक उत्तल लेंस हो तब क्या होगा, फोकस दूरी। तो जो ये अवतल है, उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस की बेटा जो फोकस दूरी मैंने मान ली F1 है, जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी बेटा मैंने मान ली कौन सी है, F2। तो ध्यान रखना उत्तल लेंस में फोकस दूरी भाई कैसी होती है, धनात्मक। अवतल लेंस में फोकस दूरी भाई कैसी होती है, ऋणात्मक। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखो, तो 1/F बराबर 1/F1। F1 हमारा कौन है, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी धनात्मक, प्लस 1/F2 पर F2 हमारा अवतल लेंस है, फोकस दूरी भाई कैसी, ऋणात्मक, प्लस माइनस माइनस। तो 1/F बराबर 1/F1 माइनस के 1/F2। ठीक है, ये कहानी। लेकिन अगर आपसे माइंड में ये आए, क्वेश्चन सब यहां से ये आए कि भाई कि F1 का मान ज्यादा कर दूं F2 से, अर्थात तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसी मिलेगी। दूसरा कि भाई F2 का मान ज्यादा कर दें F1 से, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसी मिलेगी। तीसरा कि F1 का मान बराबर कर दें F2 के, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या मिलेगी। समझना, यह प्रश्न भी आप लोगों से पूछा गया है कि भाई F1 का मान अगर F2 से ज्यादा है तब फोकस दूरी कैसी मिलेगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। F2 का मान F1 से ज्यादा है तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, और F1 बराबर है F2 के, तब देखो मान लिया बेटा यहां पर F1 को रख दिया,
F1 का मान ज्यादा कर दो, F1 का मान 3 कर दिया और F2 का मान बेटा कम कर दो, मैंने मान लिया 2 कर दिया। क्लियर भाई, यहां से लगाओ, F1 का मान ज्यादा है, F2 का मान कम है, तो F1 का मान बेटा हमारा कितना मान लिया 3, F2 का मान 2, लगाओ 1/f बराबर 1/f1 की जगह 3 माइनस 1/f2 की जगह 2, लासा आ जाएगा भाई 6, 3 दूनी 6, कै बार गया 2 बार, 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 दिया 6, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, तो आप बोले सर माइनस के 3 में से प्लस का तो गया माइनस के 1/6, तो फोकस दूरी भाई कैसी मिली, ऋणात्मक। फोकस दूरी कैसी मिली, ऋणात्मक। फोकस दूरी बेटा जब ऋणात्मक मिलेगी तो यह किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो यह बेटा यह संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। दूसरा, अगर हम F2 का मान 2 कर दें और F3 का मान 3 कर दें, तो चलिए F2 की जगह F1 की जगह 2 और F2 की जगह 3, तो यहां से बेटा उल्टा हो जाएगा कहानी, 3 इधर आ जाएंगे 2 इधर आ जाएंगे, अब फोकस दूरी प्लस मिलेगी। और फोकस दूरी अगर बेटा धनात्मक मिलेगी तो यह लेंस संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ध्यान रखना, किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह। तीसरा, F1 बेटा बराबर कर दिया जाए F2 के, तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस F1 और F2 बराबर है तो F2 की जगह भी F1 लगा दिया, तो आप बोलो सर ये कट जाएगा। फोकस दूरी कैसी मिलेगी, 0। फोकस दूरी कैसी मिलेगी, 0, और 0 नहीं होती है बेटा, 0 नहीं होगी यहां पर, जो बेटा ये किसकी तरह कार्य करेगा, यानी फोकस दूरी अनंत पे पहुंचेगी। फोकस दूरी फिर क्या मानी जाएगी, अनंत मानी जाएगी, और अनंत मानी जाएगी तो यह किसकी तरह कार्य करेगा, समतल लेंस की तरह कार्य करेगा। जब फोकस दूरी 0 हो जाएगी तो यह बेटा 0 नहीं फोकस दूरी मानी जाती है, बेटा क्या होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। 0 बेटा मतलब था अनंत, और अनंत पे बेटा ध्यान रखना कौन सा लेंस बन जाता है, समतल लेंस। ध्यान रखना, आप लोगों को सिर्फ जवाब यहीं तक देना था बोर्ड एग्जाम में, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेकिन हमने बेटा सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, 2024 में पूछा गया, 2025 में फिर पूछा गया। एक प्रश्न बनता है, चाहे आपसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछे, चाहे आपसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी। चलिए इसके अंदर क्या पूछा है, समझते हैं सवाल को। सवाल बोल रहा है भाई कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। चलिए समझते हैं आज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी समझो, इसमें क्या होता है समझिए, यह जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे भाग का दृष्टिकरण करता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे भाग का दृष्टिकरण करता है। पूरे भाग का भाई क्या करता है, दृष्टिकरण करता है। अब समझिए कैसे, इसमें क्या होता है भाई कि ट्रांसफार्मर की बेटा कुंडलियां होती है, 2 कुंडलियां इस तरीके से। ट्रांसफार्मर की भाई 2 कुंडलियां होती हैं इस तरीके से। इसमें जो प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की, ये जो प्राथमिक कुंडली है भाई, इसको जोड़ा जाता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को।
अब द्वितीय कुंडली में बेटा क्या होगा, द्वितीय कुंडली में दो डायोड, किसके, पीएन संधि के, पहला डायोड और दूसरा डायोड, यहां पर इसे डायोड D1 मान लिया, इसे डायोड D2। अब समझना, यहां पर जो पीएन संधि का संकेत होता है वो ये होता है, ये वाला जो पहला वाला संकेत है वह पी क्षेत्र को बता रहा है, दूसरा वाला एन क्षेत्र को, दूसरा वाला किसको बता रहा है, एन क्षेत्र को। ठीक है, तो यहां पर पी क्षेत्र के अंदर ये संकेत है और एन क्षेत्र का ये दर्शा दिया। ठीक, ये सिरा दे दिया हमने ए बी। तो डायोड D1 व D2 को, डायोड D1 व D2 को द्वितीय कुंडली में बेटा जो ए बी सिरों से जोड़ दिया जाता है, पी क्षेत्र को, किसको, पी क्षेत्र को ए बी सिरे से जोड़ दिया जाता है, तथा जो ये एन क्षेत्र हैं, इन एन क्षेत्र को बेटा एक दूसरे से संबंधित कर देते हैं। एक दूसरे से क्या कर दिया, संबंधित। पी क्षेत्र को बेटा जोड़ दिया द्वितीय कुंडली के ए बी सिरे से, और एन क्षेत्र को एक दूसरे से क्या कर दिया, एक दूसरे से संबंधित कर दिया। और यहां पर बेटा केंद्रीय निष्कासन और एन क्षेत्र, ये एन क्षेत्र और केंद्रीय निष्कासन के बीच में बेटा एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, RL लोड प्रतिरोध लगा दिया। और इसी से बेटा हम क्या करते हैं, इसी से हम निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं। ये रही वोल्टता। ठीक है, तो ये हमारा बेटा हो चुका चित्र। क्या बताया, क्या समझोगे, लिखो, समझोगे, इसमें लिखोगे कैसे कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र को द्वितीय कुंडली के ए बी सिरों से जोड़ दिया जाता है, तथा एन क्षेत्र को एक दूसरे से संबंधित कर दिया जाता है, और केंद्रीय निष्कासन तथा एन क्षेत्र के मध्य एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, इसके अंदर लिखेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तथा द्वितीयक कुंडली में दो डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र को, ये वाले पी क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली के ए व बी सिरे से जोड़ देते हैं तथा एन क्षेत्र को एक दूसरे से संबंधित कर देते हैं, तथा लोड प्रतिरोध को केंद्रीय निष्कासन तथा
एन क्षेत्र के बीच में जोड़ देते हैं, जिससे निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं। भाई जैसा चित्र था वैसा ही लिख दिया, ठीक। अब इसकी बेटा बात करेंगे वर्किंग, कार्यविधि की, ठीक है। तो बेटा 1 मिनट हमें दीजिए, हम थोड़ा सा इसके अंदर इंक डाल लें, नोट बेटा इसको। चलिए भाई अब देखो इसकी बेटा कार्यविधि, कार्यविधि समझो। कार्यविधि क्या है समझते हैं। यहां पर प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो कैसी होती है भाई, आधा चक्र इसका धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर उसके बाद धनात्मक, फिर ऋणात्मक, यानी इसका आधा चक्र धनात्मक होता है और आधा चक्र कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। समझना यहां से कहानी। अब क्या करेंगे हम, निवेशी कुंडली के जो प्रत्यावर्ती धारा की जो निवेशी कुंडली है, इसके आधे धनात्मक चक्र की कहानी समझ रहे हैं। आधे धनात्मक चक्र में बेटा यहां पर जो सिरा ए है वह सिरा ए धनात्मक होगा और सिरा बी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। समझना, जब इसका बेटा आधा चक्र धनात्मक होगा तो आधे चक्र में आप सिरा ए धनात्मक लिख दीजिए और सिरा बी किसको लिख दीजिए, ऋणात्मक को। अब समझना बेटा, यहां पर जब यहां पर बेटा ये रहा हमारा पी क्षेत्र और ये रहा हमारा एन क्षेत्र, तो जब हम पी क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को हम कैसे जोड़ते हैं, ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं। पी क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ऐसा बेटा डायोड कहलाता है अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत में ध्यान रखना, जब आपका पी क्षेत्र धनात्मक टर्मिनल से और एन क्षेत्र बेटा ऋण टर्मिनल से होगा, ध्यान रखना, तो ऐसा बेटा क्या कहलाएगा, ऐसा डायोड बेटा क्या कहलाएगा, अग्र अभिनत कहलाएगा। और अग्र अभिनत की स्थिति में धारा का चालन होता है। अग्र अभिनत की स्थिति में क्या होता है, धारा का चालन होता है। इसी प्रकार अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने जो आपका यहां पर ये पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र है, पी क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से और एन क्षेत्र को अगर हमने धन टर्मिनल से जोड़ा, एन क्षेत्र को किससे जोड़ा, धन टर्मिनल से, तो ऐसी स्थिति बेटा ये बन जाएगा, ये कहलाएगा उत्क्रम अभिनत। और उत्क्रम अभिनत में बेटा धारा का चालन नहीं होगा, धारा का चालन नहीं। तो ध्यान रखना क्या बताया, जब आपने बेटा देखो पी क्षेत्र को किससे जोड़ दिया गया है, धन टर्मिनल से। पी क्षेत्र हमारा किससे जुड़ा हुआ है, धन टर्मिनल से, और धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो भाई ऐसी स्थिति में बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत, और इसका देखना बेटा, तो यहां पर डायोड D1 आधे चक्र में, धनात्मक चक्र में डायोड D1 बेटा कैसी स्थिति में आ जाएगा, चालन स्थिति में। आधे धनात्मक चक्र की बात कर रहा हूं, आधे धनात्मक चक्र में बेटा डायोड D1 है। डायोड D1 का जो पी क्षेत्र है वह बेटा धनात्मक चक्र से जुड़ा हुआ है, तो ये तो बेटा डायोड D1 चालन की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अब डायोड D2 की कहानी समझ रहे हैं। डायोड D2 में देखा गया भाई कि डायोड D2 के अंदर इसका जो पी क्षेत्र है वो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो अर्थात डायोड D2 बेटा हमारा कैसा होगा, उत्क्रम। तो डायोड D1 बेटा हमारा क्या है, अग्र अभिनत है, और अग्र अभिनत है तो बेटा ये चालन की स्थिति में होगा। इसी प्रकार डायोड D2 बेटा किसमें, डायोड D2 का पी क्षेत्र, डायोड D2 का पी क्षेत्र बेटा किससे जुड़ा हुआ है, ऋण टर्मिनल से। और यहां पर जब डायोड D2 का जो पी क्षेत्र है वो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यह बेटा बन जाता है उत्क्रम अभिनत। और उत्क्रम अभिनत में बेटा धारा का चालन नहीं, धारा का चालन नहीं होगा। तो आप लोग समझ में आया
कि यहां पर, और धारा बेटा किधर से किधर जाएगी, ये सी और ये डी, तो यहां से बेटा धारा का चालन होगा, और कहां से प्राप्त कर रहे हैं, निर्गत वोल्टता यानी लोड प्रतिरोध से हमें धारा प्राप्त हो जाएगी, सी से डी की ओर बेटा हमें धारा क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो पहला हमने पॉइंट क्या बताया समझना, पहले हमने बताया कि जब निवेशी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के आधे धनात्मक चक्र में जब बेटा यहां पर देखा गया कि धारा प्रवाहित की गई, तो द्वितीय कुंडली में जो डायोड D1 है, डायोड D1 बेटा क्या होता है, अग्र अवनत की स्थिति में होता है, जबकि डायोड D2 बेटा कैसा होता है, उत्क्रम अवनत की स्थिति में होता है। अर्थात डायोड D1 से धारा का चालन होता है C से D की ओर, जबकि डायोड D2 अचालक स्थिति में रहता है। ठीक, ये आधे धनात्मक चक्र की बात होगी। अब बात करेंगे आधे ऋणात्मक चक्र की, ये बेटा बात हो गई धनात्मक चक्र की। अब बात करेंगे आधे ऋणात्मक चक्र की, समझना यहां पर, ये बेटा आधा चक्र धनात्मक, आधा चक्र ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। जब आधा चक्र बेटा ऋणात्मक होगा तो बेटा इसके सिरे पलट दो। अब ए कैसा होगा बेटा, यहां पर ए हमारा हो जाएगा ऋण टर्मिनल पे, यहां ए था हमारा धन टर्मिनल पे, और बी हमारा कैसा हो जाएगा, और यहां पर बी होगा वो होगा हमारा धन टर्मिनल पे, यानी ऋणात्मक चक्र की कहानी आ गई। अब समझो, जब बेटा ए आधे यहां पर ऋणात्मक चक्र की कहानी समझ रहे हैं, ऋणात्मक चक्र में देखा कि भैया ए तो ऋणात्मक हो गया और बी धनात्मक हो गया, तो आप देख रहे हो कि अब डायोड D2 का जो पी क्षेत्र है वो धन टर्मिनल से, डायोड D2 का जो पी क्षेत्र है वह किससे है, धन टर्मिनल से है। ठीक, और डायोड D1 का जो पी क्षेत्र है वह ऋण टर्मिनल से, डायोड D1 का जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र किससे है भाई, ऋण टर्मिनल से। तो आप देख रहे हो जब डायोड D2 का जब पी क्षेत्र धन टर्मिनल से है, धन टर्मिनल से जुड़ा है, तो बेटा यह किस स्थिति में आ जाएगा, अग्र अभिनत, और अग्र अभिनत की स्थिति में आ जाएगा तो धारा का क्या होगा, धारा का चालन होगा। अर्थात डायोड D2 से धारा जाएगी, डायोड D2 से धारा बेटा प्रवाहित होगी। ठीक, लेकिन अब डायोड D1 देखा गया कि डायोड D1 में पी क्षेत्र बेटा ऋण टर्मिनल से है, अर्थात ये बेटा किस स्थिति में आ जाएगा, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में आ जाएगा, और उत्क्रम अभिनत में धारा का चालन नहीं, धारा का चालन कैसा है, नहीं है। तो डायोड D2 बेटा चालन की स्थिति में होगा, और डायोड D2 कैसी स्थिति में होगा, अचालक की स्थिति में होगा, और धारा तब भी बेटा किधर से किधर प्राप्त होगी, C से D की ओर बेटा धारा प्रवाहित होगी। तो ये बेटा इसकी क्या हो गई, वर्किंग, क्या हो गई, वर्किंग कार्यविधि, समझो। ठीक है, तो एक बार हम पहले लिख दें इसको, लिखने के बाद फिर उसके बाद फिर पूर्ण रूप से आप लोगों को समझा दें। ठीक है, चलो लिख लें, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध धनात्मक चक्र में, अर्ध धनात्मक चक्र में द्वितीयक कुंडली का सिरा ए, आधे धनात्मक चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन टर्मिनल तथा सिरा बी ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस स्थिति में
इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अविनत तथा डायोड D2 तथा डायोड D2 उत्क्रम स्थिति में होता है, अर्थात डायोड D1 से धारा का चालन C से D की ओर होता है, C से D की ओर होता है तथा डायोड D2 अचालक की स्थिति में होता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे ऋणात्मक चक्र में अब ऋणात्मक चक्र में क्या हो जाएगा, सिरा ए ऋण विभव तथा सिरा B धन विभव से जुड़ा होता है। इस स्थिति में डायोड D1 अचालन की स्थिति में, या इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिनत तथा डायोड D2 अग्र अभिनत होता है, अर्थात डायोड D1 अचालन की स्थिति में तथा डायोड D2 चालन की स्थिति में होता है। डायोड D2 से धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर? तो ये बेटा रहा हमारा कहानी। अब इसका ग्राफ और बनाना है, तो एक बार पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ग्राफ को समझा रहे हैं। नोट करो बेटा इसको। चलिए भाई इसका ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ समझ रहे हैं, ये बेटा ग्राफ बताएगा निवेशी वोल्टता। तो एक बात बताओ, आप कौन सी धारा किसको निवेश कर रहे हो? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर? आधा चक्र धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, ठीक है, पाई, उसके बाद 2 पाई, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहां पर बेटा ये वाला किसको बताएगा? ये वाला ग्राफ बताएगा निर्गत वोल्टता कि भाई इससे धारा को हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, देखो धनात्मक चक्र में डायोड D1 चालन की स्थिति में था, लेकिन डायोड D2 कैसा था? अचालक की स्थिति में। तो भैया आधे धनात्मक चक्र में डायोड D1 चालन की स्थिति में होगा, डायोड D1 चालन की स्थिति में होगा, D2 अचालक की स्थिति में। लेकिन ऋणात्मक चक्र के अंदर देखा गया कि ऋणात्मक चक्र में डायोड D2 चालन की स्थिति में है, लेकिन
D1 अचालक की स्थिति में। फिर बेटा धनात्मक चक्र पहुंचा, फिर धनात्मक चक्र में डायोड D1 फिर चालन स्थिति में आ गया, डायोड D2 अचालक स्थिति में। फिर बेटा देखा इसके ऋणात्मक चक्र में अब डायोड D2 चालन की स्थिति में आएगा, डायोड D1 अचालक की स्थिति में। तो इस तरीके से बेटा ग्राफ हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर यह हमारा हो चुका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट करिएगा भाई इसको।